जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास। आपको पता है ये होम गार्ड का स्पेशल टॉपिक है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका एक डेमो स्वरूप मान लीजिए। ठीक है, जो हमने होम गार्ड बैच निकाला था। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा बहुत देखेंगे इसके बारे में, और पूरे के पूरे दोस्तों वीडियोस के लिए आप हमारे होम गार्ड बैच को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों हम देखेंगे आत्मनिर्भरता के बारे में क्या है, इसके अलावा दोस्तों इसके सब चीज़ों के बारे में। उसके बाद दोस्तों जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनमें क्या क्या इसमें डेवलप हुआ था। इसके बाद साथियों इसी की औद्योगिक नीतियां जो लाई गई उसमें क्या हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो एलपीजी मॉडल लाया गया इसको इसी में पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपको बैच वाले में। और दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है इसके बारे में। इसके बाद मेरे दोस्तों आपको बता दें कि इसके दोस्तों क्या विदेशी नीति क्या है और केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको बता दें यहाँ पर थोड़ा सा आपको आज पढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप सभी चाहते हैं तो इसके लिए हमारा होम गार्ड बैच ले सकते हैं। आपको बता दें उसमें क्या क्या होगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जिनको होम गार्ड बैच लेना, अगर वो चाहते हैं डेमो क्लास देखना, दोस्तों प्लेलिस्ट में हमारे आ जाइए। देखिए हमने संविधान पढ़ाया, मूल विधि क्लासेस दी, और ये आपको यहाँ डेमो क्लास मिल जाएगी उत्तर प्रदेश होम गार्ड क्लासेस के नाम से। तो डेमो क्लास ले सकते हैं। और आपको बता दें अगर लेना है आपको बैच, तो आइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक नीचे मिल जाएगा। मेरे दोस्तों जैसे ही आप ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करेंगे ऐसे आ जाएंगे, आपको आना होगा पेड क्लासेस में। अगर आपको होम गार्ड बैच है, देखिए पेड क्लासेस में जैसे आएंगे दोस्तों। और आपको बताते हैं कि ये जो सेल है दोस्तों 31 दिसंबर 2025 से, ठीक है, 1 जनवरी 2026 तक, यानी न्यू साल में 2 दिन के लिए आपको ये बैच फिर से 199 रुपये का दोस्तों मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों ये ऑफर प्राइस नहीं दिया जाएगा, तो ये ले सकते हैं। ये जो ऑफर है वो 31 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी तक वैलिड रहेगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप बैच ले सकते हैं। इसमें आपको बता दें दोस्तों कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी। जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मान लो दोस्तों कोई भारतीय कृषि पढ़ाएगा तो उसका टॉपिक वहीं पे उसका पीडीएफ लगा दिया, उसको आप ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ नहीं दी जाएगी, ये पहले सुन लीजिए। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जिनको केवल पीडीएफ चाहिए दोस्तों वो होम ई बुक्स वाले कॉलम पे आएंगे। ठीक है, ई बुक्स वाले कॉलम पे जैसे आएंगे वहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि ये होम गार्ड भर्ती बैच स्पेशल टॉपिक पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ दोस्तों 150 रुपये इसका प्राइस है। मगर दोस्तों आपको अभी 1 जनवरी तक दोस्तों ये 121 रुपये मिल जाएगा। इसे आप लेकर के प्रिंट करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे टॉपिक्स जो स्पेशल वाले सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ मिल जाएगा जिसमें आत्मनिर्भरता के प्रयास, औद्योगिक प्रयास, प्राकृतिक घटनाएं, सम्मेलन, महिला सशक्तिकरण, सारी चीज़ें, उत्तर प्रदेश के मेले हो जाएंगे, राजस्व हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये आपके टॉपिक्स होंगे मात्र 150 रुपये में, मगर अभी ऑफर प्राइस में 121 का मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मूल विधि की आप बैच ले सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ बैच, पीडीएफ निकलवा सकते हैं दोस्तों सभी के। ठीक है, 149 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि करंट अफेयर दोस्तों 25 रुपये मात्र। ठीक है, 25 रुपये दोस्तों आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, और आप देखेंगे दोस्तों कंप्यूटर का ई बुक मिल जाएगा आपके लेखपाल, ठीक, जूनियर असिस्टेंट सबके लिए, इसे आप ले सकते हैं। ठीक है, और हिंदी की दोस्तों ई बुक्स मिल जाएंगी, और उत्तर प्रदेश स्पेशल की, ठीक है, ये देख सकते हैं। और स्ट्रेटेजी के दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, इतिहास दोस्तों, भूगोल और संविधान सबकी मिल जाएगी। तो एक बार जरूर जाइए। ठीक है, जरूर जाइए, लीजिए दोस्तों। ये होम गार्ड स्पेशल टॉपिक है। अगर आप बैच नहीं ले आता दोस्तों, ये स्पेशल टॉपिक की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, ये आपको 150 रुपये में दोस्तों इसका प्राइस, मगर अभी दोस्तों 121 रुपये मिल जाएगा, ऑफर प्राइस 1 जनवरी तक। तो जा करके ले सकते हैं, लिंक दोस्तों नीचे सबका मिल जाएगा। और डेमो क्लास चाहते हैं होम गार्ड बैच का देखना, तो डेमो क्लास इस पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये बैच लेने पर आपको जो मिलेगा उसमें दोस्तों आपको सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो जा करके ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों आज हम देखते हैं आत्मनिर्भरता एवं औद्योगिक विकास के प्रयास। ठीक है, देखिए आत्मनिर्भरता क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं आत्मनिर्भरता क्या होता है। तो मेरे साथियों आत्मनिर्भरता का अर्थ होता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक निर्भर न रहकर अपनी क्षमताओं, संसाधनों और कौशल का विकास करना। ठीक, आत्मनिर्भरता का मतलब जानते क्या होता है साथियों, कि हम किसी से कोई चीज़, किसी पे निर्भर न रहें। वह सारी चीज़ें हमको, जैसे मान ले दोस्तों किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो वो मैं खुद अपने आप से बना लूँ। ठीक है, जैसे दोस्तों भारत क्या होता है, कहते हैं ना कि डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, यानी कि हमने दोस्तों मेक इन इंडिया चलाया, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चलाया, कि भैया हम खुद दोस्तों अपने यहाँ इंडिया में डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र हो गया, ये भी मेक इन इंडिया, आप देख सकते हैं ना कई सारी चीज़ें। तो दोस्तों मेक इन इंडिया प्रोडक्ट चलाया गया आत्मनिर्भरता के लिए, कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आत्मनिर्भर यही होता कि अपने आप पर निर्भर रहना, किसी के लिए, किसी के सामने हाथ ना फैलाना। ठीक है, जैसे अभी क्या हम लोग आत्मनिर्भर नहीं,
घर वालों से, पास पड़ोस से दोस्तों हम चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। तो आत्मनिर्भरता का मतलब ही होता है किसी पे हम अधिक निर्भर न रहें, अपनी क्षमताओं, अपने संसाधनों, अपने कौशल का विकास हम स्वयं करें, ठीक है। चलिए, तो मेरे साथियों आप आत्मनिर्भरता के बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं भारत में औद्योगिक विकास, यानी उद्योग का विकास कैसे हुआ भारत में, इसके बारे में। तो मेरे साथियों आपको पता होगा कि देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा, समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, देश की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। 6 अप्रैल 1948 को केंद्रीय उद्योग मंत्री कौन थे उस समय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। इसके साथ ही दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई। आप पता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है मेरे साथियों वो कैसी है, मिश्रित है, ठीक है। कैसी है, मिश्रित है दोस्तों, ना हमारी पूंजीवादी है ना ही साम्यवादी, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। और उसका जो बीज है वो कहीं ना कहीं दोस्तों भारत में कब डाल दी गई थी, 6 अप्रैल 1948 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा पहली औद्योगिक नीति के जरिए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व भारत में स्थापित उद्योग, भारत में कौन कौन से उद्योग स्थापित हो चुके थे स्वतंत्रता से पहले। तो मेरे साथियों पहले हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। तो 1874 में, क्या 1874 में कुल्टी कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पहला व्यवस्थित लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था। और याद रखना मेरे दोस्तों, फिर 1907 में जमशेदपुर में टिस्को, ठीक है, टाटा स्टील, है ना, ऐसे करके भारत में स्थापित पहली निजी क्षेत्र की लौह इस्पात उद्योग इकाई थी, ठीक है। अगर निजी क्षेत्र की बात करें पहली तो टिस्को है 1907 में, कहां, जमशेदपुर में। और यहीं पे दोस्तों याद रखेंगे कि लोहा और इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए कोई भी उद्योग दोस्तों इम्पॉसिबल है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। चलिए दूसरा बात करते दोस्तों एल्यूमिनियम उद्योग की। तो एल्यूमिनियम उद्योग की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों कि इसकी शुरुआत तो 1937 में जेके नगर, कहां, पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल पहले दोस्तों हब था, ठीक है। 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में पहला एल्यूमिनियम उद्योग किस नाम से, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों सीमेंट उद्योग की अगर मैं बात करूं तो 1904 में चेन्नई में सीमेंट उद्योग का पहला कारखाना लगाया गया जो कि असफल हो गया, ठीक है। कब, 1904 में दोस्तों सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई चेन्नई में, मगर वो असफल हो जाती है, यानी कि वो सही से चल नहीं पाती। तो फिर उसके बाद दोस्तों 1914 में, क्या 1914 यानी 10 साल बाद पोरबंदर दोस्तों गुजरात में सफल उत्पादन शुरू किया गया, जिससे भारत में सीमेंट उद्योग की नींव पड़ी, ठीक है। 1904 में लगाए थे दोस्तों मगर वो सक्सेस नहीं होती, फिर 1914 में लगाई गई फैक्ट्री क्या होती है, नींव डालती है सीमेंट उद्योग की, ठीक है। चलिए अगर रासायनिक उद्योग की बात करूं तो 1906 में रानीपेट दोस्तों, बहुत फेमस है रानीपेट जगह दोस्तों, तमिलनाडु पड़ता है, या सुपर फास्फेट उर्वरक निर्माण इकाई के साथ इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। चलिए वहीं जहाज रानी उद्योग की बात करें तो 1941 में विशाखापत्तनम में पहला जहाज रानी उद्योग लगाया गया जिसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड था, ये भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग की मैं बात करूं तो 1818 में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में प्रथम सूती मिल की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पहली सूती मिल कारखाना कहां लगा था, फोर्ट ग्लास्टर में दोस्तों कोलकाता में, जबकि असफल हो गया। ये दोस्तों जो कोलकाता में लगाया गया था फोर्ट ग्लोस्टर में, ये भी असफल हो जाता दोस्तों सूती वस्त्र कारखाना। फिर उसके बाद दोस्तों 1954 में मुंबई में, कब दोस्तों, दोबारा 1954 मुंबई में सूती यानी कपास वस्त्र मिल की स्थापना कसाबजी डाबर द्वारा की जाती है। और याद रखना मेरे दोस्तों कि देश का एकमात्र उद्योग वस्त्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पादन तक आत्मनिर्भर और पूर्ण है। यूपीएससी में पूछा गया, यानी भारत का एकमात्र उद्योग वस्त्र उद्योग है जिसका दोस्तों कच्चा माल से लेकर के पूरी चीजें भारत में ही दोस्तों मिलती है और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों जूट उद्योग। तो जूट उद्योग की बात करते हैं 1855 में सिरसा कोलकाता में जूट उद्योग की स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए वहीं ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें तो मेरे साथियों जब ऊनी वस्त्र उद्योग की हम बात करेंगे तो भारत में पहली ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना 1876 में अंग्रेजों के समय दोस्तों कानपुर उत्तर प्रदेश के,
कानपुर में लाल इमली के नाम से की गई। लाल इमली दोस्तों ऊनी वस्त्र के नाम से फेमस थी, उद्योग है, ठीक है, फैक्ट्री थी। लाल इमली जगह अभी भी मौजूद है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहली दोस्तों ऊनी वस्त्र की फैक्ट्री लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा उनके समय लाल इमली में। चलिए अगला दोस्तों चीनी मिल की बात करते हैं। तो भारत की प्रथम चीनी मिल 1903 में प्रतापपुर देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी। इसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए वहीं तेल रिफाइनरी उद्योग की मैं बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो अगर भारत में तेल रिफाइनरी उद्योग की मैं बात करूं तो भारत का पहला तेल रिफाइनरी उद्योग डिगबोई, कहां, असम में, ठीक है। डिगबोई आपसे पूछा जाएगा कहां है, असम में दोस्तों। 1901 में असम ऑयल कंपनी द्वारा लगाया गया था। आपको बता दें कि यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबे समय तक चालू रिफाइनरी है, जिसे भारत में तेल उद्योग का जन्म स्थान भी माना जाता है, जन्मदाता भी माना जाता है। तेल उद्योग यहीं से शुरू हुआ। और यहीं पे एक चीज और बता दूं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी कारखाना कहां है, तो मथुरा में स्थित है। कहां पर है दोस्तों, मथुरा में तेल रिफाइनरी कारखाना यूपी का एकमात्र स्थित है, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों आईटी उद्योग की, क्या, आईटी उद्योग, तो दोस्तों भारत का पहला आईटी उद्योग 1968 में स्थापित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस को माना जाता है, जो भारत की पहली निजी प्रौद्योगिकी कंपनी थी और इसे भारतीय आईटीआई उद्योग के जनक, क्या, सॉरी, भारतीय आईटी के जनक फकीर चंद कोहली द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये चीजें आपने देखा, समझा बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मेरे साथियों ये चीज समझ गया कि भैया उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी नींव कैसे पड़ी हमारे यहाँ। अब देखिए आपको यहाँ पे और चीजें देखनी होंगी, क्या, पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास। अब देखिए, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे पहले पंचवर्षीय क्यों नहीं पढ़ा। देखिए जहां पर उद्योग की केवल बात की गई है केवल उसी पंचवर्षीय को हम देखेंगे। बाकी पंचवर्षीय योजना तो आपने हमारे किसमें दोस्तों, जो हमने पंचवर्षीय योजना पढ़ाई है इकोनॉमिक्स में, उसमें आपने देखा होगा, ठीक, वहां से आप करिए। यहाँ पे केवल हम केवल उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग वाली पंचवर्षीय योजनाओं पे वही फोकस करेंगे। तो दोस्तों जब उद्योग की बात आती है तो हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना याद आएगी, क्या, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर इसके बारे में बात करें तो ये योजना कब से कब तक चली, तो 1956 से 61 तक चलती है। एसएससी जीडी पूछा गया। इसकी प्राथमिकता क्या थी, तो भारी उद्योगों एवं खनिज का विकास करना। देखिए भारी उद्योगों का विकास करना, ये इसी का थी दोस्तों प्राथमिकता थी। इसका मुख्य फोकस क्या था, भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास और तीव्र औद्योगिकरण दोस्तों क्या है इसका दोस्तों मुख्य फोकस था। एसएससी जीडी में पूछा गया। और आपको बता दें इसका मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकीकरण लाने की योजना भी बनाई गई थी। दूसरे में याद रखेगा, एसएससी जीडी पूछा गया। अगर आपसे पूछ ले कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना मॉडल कौन सा था, तो पीसी महालनोबिस, आपको पता है जो पीसी महालनोबिस है, ठीक है, ये मॉडल था। इनका दोस्तों पीसी महालनोबिस दोस्तों सांख्यिकी दोस्तों विद्वान थे। इनका जन्म 29 जून को हुआ था, इसीलिए प्रतिवर्ष हम 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी उपलब्धियां क्या थी, तो दोस्तों 3 लौह कारखाने स्थापित किए थे। लौह इस्पात के कारखाने 3 लगे थे। पहला राउरकेला उड़ीसा में, दूसरा, ठीक है, भिलाई छत्तीसगढ़ में, तीसरा दुर्गापुर ब्रिटेन में। किसके सहयोग से, तो राउरकेला दोस्तों उड़ीसा में लगाया गया था जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। ऐसे दोस्तों याद रख लेंगे, ठीक है, रा से राउरकेला, जा से जर्मनी, राज, है ना। फिर दोस्तों भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से लगाया गया, भीरू, भी से भिलाई और रूस से रूस। फिर दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया, इसको दुबे, दू से दुर्गापुर से ब्रिटेन, ठीक है। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया राउर 3 दोस्तों लौह इस्पात कारखाने दूसरी पंचवर्षीय में लगाए गए। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। और नोट करके लिख लीजिएगा कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना 1875 में बंगाल के कुल्टी, बंगाल वक्ष आयरन वक्ष में खोला गया था, ये भी याद रख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों 3 तो लौह इस्पात कारखाने खुले और मेरे दोस्तों क्या क्या खुला, चितरंजन लोकोमोटिव दोस्तों है ना, इंजन के लिए खोला गया पश्चिम बंगाल में। सिंदरी उर्वरक कारखाना झारखंड में खोल दिया गया। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री चेन्नई में खोली गई। इसके अलावा मेरे दोस्तों खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग की स्थापना मुंबई में दोस्तों 1956 में की गई। इसके अलावा कंपनियों के विकास तथा निर्माण के लिए कंपनी अधिनियम 1956 पारित किया गया और दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में घोषणा की गई। अभी तक दोस्तों 48, 56, 67, है ना, 77, 80, 90, 91 कुल 6 औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी हैं, ठीक है। चलिए
अब तृतीय औद्योगिक नीति देख लेते, सॉरी तृतीय पंचवर्षीय योजना देखें दोस्तों, तो इस योजना का समय क्या था 1961 से 66 तक। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कृषि और उद्योगों पर, देखिए उद्योग आया ना, तो उद्योग और कृषि दोनों पर। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पे आधारित थी, दूसरी उद्योग पर, तीसरी कृषि और उद्योग दोनों को, जिसमें कृषि पर भी काम करने की बात की गई थी और उद्योग पर ही। तो चलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राथमिकता कृषि और उद्योग को समन्वित विकास था और इसका उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए जो आत्मनिर्भर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो आत्मनिर्भर बनाना इसका भी उद्देश्य था। मॉडल देखिए एसएससी जीडी पूछा गया, मॉडल क्या था, सुखमय चक्रवर्ती। देखिए नाम तो इसका सुखमय है मगर सुख नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि सबसे असफल यही पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, क्यों, उसके बारे में बात करेंगे। मगर दोस्तों जो एक और लौह इस्पात कारखाना लगा था, देखिए दूसरी पंचवर्षीय में लगी, एक तीसरी में लगी, बोकारो झारखंड में 1964 में लौह इस्पात कारखाने की स्थापना रूस के सहयोग से किया गया। और यहीं पर मेरे दोस्तों क्या किया गया, 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई रखा गया। चलिए याद आ गया। चलिए आप दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि थोड़ा बहुत इसी से संबंधित है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक, और इसका मॉडल क्या था, आगत निर्गत। प्राथमिकता क्या थी, गरीबी उन्मूलन तथा रोजगार में वृद्धि। अगर मैं दोस्तों इसकी उपलब्धियों की मैं बात करूं तो 15 अप्रैल 1980 को भारत में दूसरी बार 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों 2 अक्टूबर 1980 को भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी आईआरडीपी का शुरुआत की गई। और दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 1982 को विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्जिम बैंक, एक्जिम का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना की गई। वहीं 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक विकास बैंक, जिसको नाबार्ड कहते हैं दोस्तों, उसकी स्थापना की गई शिवरमन सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एसएससी जीडी में पूछा गया। चलिए वहीं 7वीं पंचवर्षीय योजना देख लेते हैं। इसका दोस्तों समय क्या है 1985 से 90 तक, और मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर था। प्राथमिकता क्या थी, भोजन, काम और रोजगार। नारा क्या था, रोजी रोटी व उत्पादकता। दोस्तों और उपलब्धियां क्या थी, औद्योगिक विकास हेतु नव प्रवर्तन पर जोर दिया जा रहा। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या किया गया, तो 1986 में डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट का शुभारंभ किया गया। 1986 में ही ग्रामीण विकास हेतु है ना कपार्ट एजेंसी का शुभारंभ किया गया। और 12 अप्रैल 1988 को प्रतिभूति बाजारों पर नियंत्रण हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कर दी गई दोस्तों। ठीक है, और वहीं दोस्तों 1987 में भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ ट्राइफेड की स्थापना की गई, जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में चीजें आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको हम औद्योगिक नीति, दोस्तों ये सभी चीजें आपको अब हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर अगर आप बैच लेते हैं दोस्तों उसमें कराई जाएंगी। ठीक है, तो आपको बता दें अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कैसे मेरे दोस्तों, तो मेरे दोस्तों आपको हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करना होगा, लिंक नीचे मिल जाएगा। और तो अगर बैच चाहिए आप तो पेड बैच वाले कॉलम, पेड क्लासेस वाले कॉलम में जाएं और यहाँ पे दोस्तों ये पूरा का पूरा होमगार्ड का बैच ले सकते हैं। इसमें आपको सारी क्लासेस दी गई हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। और सो उनकी पीडीएफ आपको टॉपिक वाइज मिलेगी, क्लास के साथ लगी मिलेगी दोस्तों, कंबाइंड पीडीएफ इसमें नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये भी चीज़ आप समझ जाइए। ठीक, अलग अलग पीडीएफ मिलेगी, आप उन्हें भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए दोस्तों पीडीएफ को चाहिए दोस्तों कंबाइंड वाली, ठीक है, और स्पेशल टॉपिक, तो दोस्तों ई बुक्स वाले कॉलम में आएंगे और जैसे ही आएंगे दोस्तों ये देख सकते हैं, ये होमगार्ड उत्तर प्रदेश भर्ती 2025 स्पेशल टॉपिक। दोस्तों ये 150 रुपये की है, मगर अभी आपको न्यू ईयर के लिए आपको 121 रुपये मिल जा रही है। इससे आप चाहते ले सकते हैं, इसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसको ले करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, स्पेशल टॉपिक होंगे पूरे। ठीक है, चलिए इसके अलावा मूल विधि की भी दोस्तों देख सकते हैं, पीडीएफ 149 रुपये मिल जाएगी। और दोस्तों ये करंट अफेयर के 25 रुपये में पूरे 2025 का करंट अफेयर। इसके अलावा कंप्यूटर की ई बुक है आपके होमगार्ड, सॉरी आपके लेखपाल और दोस्तों जूनियर असिस्टेंट आदि एग्जाम के लिए, यूपी ट्रिपल एस सभी एग्जाम के लिए हिंदी की मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल दोस्तों देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है ऑल एग्जाम्स के लिए, तो ले सकते हैं। यूपी पुलिस दोस्तों यूपीएसआई के लिए स्ट्रेटेजी के ले सकते हैं 99 रुपीज़ में। ठीक है, इसके अलावा संपूर्ण भारतीय इतिहास की बुक मिल जाएगी, भूगोल की मिल जाएगी, हिस्ट्री, संविधान की मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। दोस्तों ये रही हमारी स्पेशल टॉपिक वाली पीडीएफ।
ठीक है, आपके होमगार्ड के लिए। तो चाहे तो इसे ले सकते हैं ज्ञान RBL ऐप पे जाकर के। दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए, सॉरी प्ले लिस्ट में जाइए। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो यहाँ से जाकर के देख सकते हैं होमगार्ड के लिए। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।